बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटिन्यूड है और SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म हमने कम्प्लीटली देख लिया था, उसके सारे एस्पेक्ट्स स्टडी कर लिए थे। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 रिएक्शंस। कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 and your instructor name is Dr. Tahir Makbul. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कुछ चीज़ें आप और नोट करेंगे। सबसे पहले जो है हमने ये देखना कि SN2 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और फिर उसमें हम दो के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप एंड देन द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इसी लेक्चर के अंदर हम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का रिलेशनशिप देखेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर उस रिलेशनशिप को रिलेट करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड फाइनली हम कंपैरिजन करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स का, जो कि सेम साइज़ ऑफ एटम या डिफरेंट साइज़ ऑफ एटम, जो डोनर एटम है जिनमें सेम साइज़ का है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, या डिफरेंट साइज़ का है, और उसकी नतीजे के तौर पे हम मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है लीविंग ग्रुप, सेकेंडली न्यूक्लियोफाइल, थर्डली सॉल्वेंट बेसिकली डायरेक्ट इफेक्ट उसका इटसेल्फ तो नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली स्टीरिक इफेक्ट भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है, या लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है दूसरे लफ्ज़ों में। सो ये बेसिकली 4 फैक्टर हैं। इनके अंदर से 2 फैक्टर, दैट इज़ लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, इनका जो डायरेक्ट लिंक है वो हम आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर के दौरान। सो लीविंग ग्रुप की बात की जाए तो जब हमने लीविंग ग्रुप को कंपेयर करना है, एज यू नो वी आर फोकसिंग ऑन द अल्काइल हैलाइड्स ओनली एज फार एज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसर्न। सो इस डायग्राम में 4 रिएक्शंस जो हैं वो आपस में इंटर रिलेट किए गए हैं, जिनके अंदर बाकी सब चीज़ें आइडेंटिकल हैं, सिर्फ लीविंग ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। अगर आप देखें यहाँ पे आयोडाइड है, ये अल्काइल ब्रोमाइड है, ये अल्काइल क्लोराइड है, और ये अल्काइल फ्लोराइड है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल in each of the reaction is same, so we can say that the leaving groups are only the difference in this scheme. अब इनके अगर हमने relative rates को आपस में कंपेयर करें तो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली अगर आप एक ही पैटर्न मिलता है कि जैसे जैसे हम फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड पे मूव करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिलेटिव रेट है वो सिग्निफिकेंटली क्या करता है, इंक्रीज़ करता जाता है। अब इसमें सबसे जो बेस्ट रिएक्शन है वो आपको मिलता है अल्काइल आयोडाइड का विद हाइड्रोक्सल, जो कि 30,000 टाइम ग्रेटर है देन द अल्काइल फ्लोराइड विद द हाइड्रोक्सल एटम। तो अगर हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म से लीविंग ग्रुप को कंपेयर करें तो इस टेबल को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आयोडाइड जो है वो एक गुड लीविंग ग्रुप है दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि वो आसानी से लीव कर जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, हाई है। सो आयोडाइड को हमने डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट आयोडाइड इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। फ्लोराइड at the bottom, so it is the worst leaving group. So what is the conclusion? Conclusion यहाँ पे अगर हम लॉजिक इसकी देखें तो आयोडाइड आपको पता है वीकेस्ट बेस है, फ्लोराइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सो जितनी बेसिसिटी वीक होगी उतना ही उसकी लीविंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। वीकर बेस का मतलब स्टेबल बेस भी होता है। स्टेबल मतलब which can not strongly react, which is not very reactive, it is stable itself. आप अगर एक जनरल एग्जांपल मतलब जनरल पैरा में इसको डिस्कस करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आयोडीन और CH2 के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड कोई इतना अच्छा नहीं था, या उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो आयोडाइड जो है वो
अकेला ही कहता है कि मैं आई कैन स्टेबल ऑन माई ओन सेल्फ। बट फ्लोराइड और CH2 इस कार्बन के दरमियान बड़ा अच्छा बॉन्ड था, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो फ्लोराइड OH के लिए फ्लोराइड, OH के लिए फ्लोराइड को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्लो रहा। लेकिन आयोडाइड और C के अब जो बॉन्डिंग है वो वीक थी। अब वीक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि आयोडाइड जो है वो उसकी बेसिसिटी अच्छी नहीं है, उसने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पे नहीं किए गए हुए, उनका बॉन्ड वीकर है जो कि आसानी से क्या हो गया, ब्रेक हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहा। जबकि यहाँ पे फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने बड़ी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं कार्बन के साथ या शेयर किए हुए हैं कार्बन के साथ, तो उनके वो आसानी से जो है वो लीव कर गया। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं आयोडाइड ने जो सस्टेन किया है नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा आसानी से कर लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो गया है लार्जर साइज़ की वजह से। फ्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन को सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो कार्बन के साथ चिपका रहे। सो कंक्लूजन क्या है, द वीकर द बेसिसिटी ऑफ अ ग्रुप द बेटर इज द लिविंग एबिलिटी। रीज़न वीक बेसिस आर स्टेबल बेसिस। अब आयोडाइड यहाँ पे वीक बेस है इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। फ्लोराइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है। तो जितना बेस वीक होगा उतना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतनी उसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसको हम आगे दोबारा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम बेसिसिटी के हवाले से जो अभी मैं बात बता रहा हूँ कि आयोडाइड जो है वो वीकेस्ट बेस है। आपने याद होगा FSC के अंदर या BSc के अंदर हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स की जो आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया होगा। सो वहाँ पे दो आपने लॉजिक्स दी थी कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो HF जो है वो बड़ा अच्छा एसिड है। अगर HF अच्छा एसिड है तो उसका फ्लोराइड नेगेटिव क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, क्योंकि ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। और HI जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बुरा एसिड है, तो उसका जो I है जो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लेकिन ये रीज़न वहाँ पे हमने इसको डिनाई कर दिया था। हमने कहा था बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे हमने तय किया था कि HI जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ ऑल द हाइड्रोजन हैलाइड्स। रीज़न बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज़ I नेगेटिव इज़ द मोस्ट स्टेबल बेस। मोस्ट स्टेबल बेस इट मीन इट इज़ द वीकेस्ट बेस्ड। अगर ये वीकेस्ट बेस्ड है तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट्स वाई I negative is the weakest base. अगर I negative is the weakest base, it is the most stable base. If it is the most stable base, it is the best living group. So on the basis of this principle that the weakest base are the most stable base and most stable bases are the best living group. So iodide ion is the best living group and fluoride ion is the worst living group. So on the basis of all this discussion, we can establish the reactivities of alkyl halide. And the alkyl iodide, it means it would be more reactive because it carries the best leaving group, that is iodide ion, and RF, that is alkyl fluoride, would be the least reactive because it carries the worst leaving group, that is fluoride ion. So now the second factor is nucleophile. Before going into the discussion of nucleophile, which nucleophile is better and which one is not, we need to know the two terms, that is the basicity and nucleophilicity. Apparently तो हम कहते हैं कि every atom which have lone pair negative charge जो कि डोनेट किया जा सके उसको हम sometime base कह देते हैं, sometime हम उसको nucleophile कह देते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है उसका effect on the reaction mechanism of SN2, so यहाँ पे हमें दोनों टर्मिनोलॉजी को एग्जैक्टली डिस्कस करना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू दैट डिस्कशन। सो बेसिसिटी बेसिकली क्या है, बेसिसिटी ये चीज़ हम ऑलरेडी एसिड बेस के चैप्टर में शायद आप लोगों ने MSc फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिसिटी को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो बेसिसिटी को प्रोटॉन के साथ डायरेक्टली रिलेट किया जाता है। कहा जाता है इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंपाउंड, जिसको हम बेस कहते हैं, हाउ वेल अ कंपाउंड शेयर्स इट्स लोन पेयर विद अ प्रोटॉन,
क्योंकि वहाँ पे जो आपका एक्सेप्टर एटम है वो प्रोटॉन होना ज़रूरी है बेस के लिए, बेसिसिटी के लिए। अब स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? जो बिल्कुल खुशी खुशी अच्छे दिल के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है हाथम ताई की कब्र को लात मारते हुए अपने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर दे प्रोटॉन के साथ, तो उसको हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कैसे पता चलता है कि अगर हमने दो को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट को की वैल्यू को देखते हैं, जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आपने डिस्कस किया है कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब एसिड उतना ही आसानी से ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है। तो एसिड जितना आसानी से डिसोसिएट होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसकी टेंडेंसी जो है प्रोटॉन लूज़ करने की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसके यानी कि आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस टू लूज़ अ प्रोटॉन वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। अब कोई एसिड जितनी आसानी से प्रोटॉन लूज़ कर देता है किसको सॉरी बेस को दे देता है, तो वो उससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब उतना ही बेस क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो उतनी आसानी से प्रोटॉन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे चलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। एक डोनर एटम है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, उसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो हम उसको जनरलाइज करते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ रेडिली अ न्यूक्लियोफाइल इज एबल टू अटैक एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का होना मस्ट नहीं है, जबकि बेसिसिटी के लिए हाइड्रोजन का होना मस्ट है। और वहाँ पे हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर इसको मेजर करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इसको रेट कांस्टेंट के ऊपर मेजर करते हैं। अब SN2 रिएक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली देखा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सो इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ रेडिली द न्यूक्लियोफाइल अटैक एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बॉन्ड इनटू अ लिविंग ग्रुप। बिकॉज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है आपको पता है कि इस कार्बन के ऊपर होना है जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करते हैं कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके ऊपर। अब एक जनरल प्रिंसिपल जो कि आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना है, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर एक्सेप्शन है, वो एंड में जाके हम इसके डिस्कस करेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आप समझ लें कि मोर देन 90% या मोस्टली जो है ये ऐसा ही होता है कि स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पीशीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्गर बेस है कंपैरेटिव टू न्यूट्रल वन, तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इसके लिए ये टेबल आपको देखें। अब वाटर और अगर हम हाइड्रोक्सिल को देखें तो ये ऑब्वियस है, वाटर इज़ नॉट अ गुड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ वीकर बेस। और हमने इसको एम्फोटेरिक में पढ़ा कि ये समटाइम बेस के तौर पे बिहेव करता है अगर एसिड सामने आ जाए, और अगर बेस सामने आ जाए तो एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है। अगर उसके अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल आ जाएगा। दोनों सूरतों में ऑक्सीजन ही डोनर एटम है, दूसरों लफ्ज़ों में जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं वो सेम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में उसके ऊपर लोन पेयर होगा और दूसरे में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर हम वाटर और हाइड्रोक्सल को कंपेयर करें तो हाइड्रोक्सल क्या है? बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि वाटर वीक बेस है। स्ट्रॉन्गर बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो आपको पता है हाइड्रोक्सल जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली मेथनॉल के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव किया, दोनों ऑक्सीजन को कंपेयर किया, मेथॉक्साइड बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया को अमाइड से कंपेयर किया, दोनों के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर डोनर, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, एक में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दूसरे में उसको लोन पेयर है, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ द बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड सो ऑन। सो ये दीज एग्जांपल्स prove that stronger bases are better nucleophile, and the species with negative charges are usually stronger bases, that is why these are better nucleophiles. अब न्यूक्लियोफाइल को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। पहले तो हमने कंपेयर किया हैविंग द सेम एटम।
अब यहाँ पे है साइज़ के ऊपर बेस करते हुए कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल दो कंपेयर कर रहे हैं विद अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़, ये पहली सिचुएशन है। अब इसके अंदर कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? प्रिंसिपल सेम है, स्ट्रॉन्गर बेसिस और अगेन द बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये आपने अपने जहन में रखना है। स्ट्रॉन्गर बेसिस, बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये चार लफ्ज़ आपने अपने जहन में रखने हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं? जिनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। फॉर एग्जांपल अब ये तीन हमने यहाँ पे स्पीशीज़ लिखी हैं, HF, H2O और अमोनिया। अब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और अल्टरनेटिवली आते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन ग्रुप 5 में, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है और क्लोराइड ग्रुप 7 में है, लेकिन इनका जो पीरियड है दैट इज़ सेम। सो दीज आर ऑलमोस्ट सेम साइज़, क्योंकि एक एक आपके पास सेम शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। तो इनका साइज़ आप कह लें कि ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो लेकिन अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HF आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन तीनों के अंदर, और अमोनिया जो है वो बेस में आ जाती है, तो इसलिए हम उसको वीकेस्ट एसिड का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करें, यानी कि वी हैव रिमूव्ड 1 प्रोटॉन फ्रॉम ईच ऑफ द एटम सो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गॉट the negative charge on it, that is F has negative charge fluoridine, hydroxyline and amidine. So यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? सेम, स्ट्रॉन्गर बेसिस, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अमाइड आपको पता है अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, हाइड्रोक्सिल वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सो अगर हाइड्रोक्सिल और अमाइड को कंपेयर करें, ये आप लोगों ने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आपके पास क्या है? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा आता है? अमाइड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, so best base is best nucleophile, so amide here is the here we have only compared those molecules in which the attacking atoms are of approximately the same size. चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। सिचुएशन 2 है। अब हमने डिस्कस कर लिया जब एटम, जो डोनर एटम है उसका साइज़ क्या है? सेम है, ऑलमोस्ट। लेकिन डोनर एटम्स आपको वो भी कंपेयर करने पड़ते हैं जिनमें साइज़ उनका डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया होगा? वहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। सो आई हैव नो नीड टू एक्सप्लेन द पोलराइजेबिलिटी अगेन। सो ये चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि एटम जितना लार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उतने ही उसके न्यूक्लियस से क्या होंगे? दूर होंगे। नॉट हेल्ड टाइटली, जाहिर बात है न्यूक्लियस से अवे हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या है? कैन मूव फ्रीली टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर उनका कोई जोर नहीं है, उनको आज़ादी है, मादर पितर आज़ाद हैं, सो दे कैन ईजिली मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव। यानी कि आप कह लें कि ये मगरबी माशरा है, ठीक है। सो जब वो इतने आज़ाद हैं, दे कैन एबल टू ओवरलैप, दूर से ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए अरेंज मैरिज की कोई अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ पे न्यूक्लियस का इतना करीब आना ज़रूरी नहीं है। इवेंचुअली क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्डिंग है उसकी जो एक्सटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इसको हम एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो। यहाँ पे बेसिकली हमने दो को कंपेयर किया, एक फ्लोराइड है और एक आयोडाइड है। हम ये तय कर रहे हैं आयोडाइड लीविंग ग्रुप के तौर पे क्या है? बेस्ट लीविंग ग्रुप है। फ्लोराइड वर्स्ट लीविंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे लीविंग ग्रुप की बात नहीं हो रही। वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो आयोडाइड और फ्लोराइड, these are two nucleophile here, these are being compared for their nucleophilicity, so they have different sizes। आपको पता है फ्लोराइड बिल्कुल टॉप पे मौजूद है और आयोडाइड आपको पता है कि नीचे आता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज करते हैं। तो आयोडाइड का साइज़ फ्लोराइड के साइज़ के निस्बत बहुत ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा मीन पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी मीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड न्यूक्लियस का कम है, इलेक्ट्रॉन दूर से ही कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, न्यूक्लियाई को उतना करीब आने की ज़रूरत नहीं है।
जबकि फ्लोराइड के केस में साइज़ कम है, कंसनट्रेटेड है, होल्ड फ्लोराइड न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है, लिहाजा न्यूक्लियस को और करीब जाके कार्बन के साथ क्या ओवरलैप करना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग की एक्सटेंट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इन केस ऑफ आयोडाइड देयर इज़ मोर बॉन्डिंग बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओवरलैप फ्रॉम फर्दर अवे, वाइल इन केस ऑफ फ्लोराइड लिटिल बॉन्डिंग। सो अपेरेंटली हमें ये, अगर हम ये दोनों रिएक्शन देख रहे हैं तो ऊपर वाली ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन द ट्रांजिशन स्टेट विच इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो आयोडाइड यहाँ पे हमें एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है और फ्लोराइड जो है वो बुरा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, यानी कि जिसका साइज ज़्यादा है वो बेटर निकल। लेकिन अगर हम देखें बेसिस, हमारा जनरल प्रिंसिपल क्या है, बेटर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आई नेगेटिव और एफ नेगेटिव को कंपेयर करें तो आई नेगेटिव इज़ नॉट आ स्ट्रॉन्ग बेस। आई नेगेटिव आपको पता है स्टेबल बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो अपेरेंटली क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये पैटर्न का रिवर्स होना, पोलराइजेबिलिटी का इन प्ले आना, ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर दो सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन है सिचुएशन फर्स्ट, इफ़ द रिएक्शन इज़ कैरीड आउट इन द गैशियस फेज, यानी कि अब आपने सॉल्वेंट नहीं यूज़ कर रहे, आप गैशियस फेज में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी मिलेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी का रोल जो हम पिछली डायग्राम में डिस्कस करके आएंगे वो नहीं होगा। अब वहाँ पे फ्लोराइड और आयोडाइड के अंदर फ्लोराइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब वो जो पीछे डिस्कशन है, यानी कि ये जो डायग्राम है दैट वुड बी फॉल्स। कब, व्हेन यू आर डूइंग द रिएक्शन इन द गैशियस फेज, आप कोई सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है जो आपको बताया है, स्ट्रॉन्गर बेस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, वो ही कैरी ऑन करेगा। लेकिन सिचुएशन 2 जहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हैं किसके अंदर, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है टू विद नाइट्रोजन, विद ऑक्सीजन और अदर स्मॉल साइज एटम। तो प्रोटिक सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। वाटर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। अब उस सूरत में जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी अपना रोल प्ले करती है। और वो जो डायग्राम है जिसके अंदर हमने आयोडाइड की ट्रांजिशन स्टेट को क्या कहा था, मोस्ट स्टेबल कहा था, वो प्रीवेल कर जाता है, यानी रोल ऑफ पोलराइजेबिलिटी आ जाता है। और जो ओरिजिनल पैटर्न है यानी कि स्ट्रॉन्गर स्पेस बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे फिर क्या है, रिवर्स का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो एटम जितना लार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, आल्दो वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा। अब आयोडाइड आयन जो है प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, फ्लोराइड क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस फेज में करेंगे तो फ्लोराइड बेस्ट हो जाएगा। तो इसको एक डायग्राम के अंदर हमने समराइज़ कर सकते हैं, पॉल ऑफ ब्रूस की बुक से ये डायग्राम है। सो अब यहाँ पे आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप ये साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोराइड टॉप पे है, ये स्मॉलेस्ट साइज़ है और ये लार्जेस्ट इन साइज़ है। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो हमें पता है कि ये दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल बेस, दिस इज़ द मोस्ट अनस्टेबल बेस। दूसरे लफ्ज़ों में मोस्ट स्टेबल का मतलब ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जनरल प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप गैसियस फेस में करेंगे तो अबव ऊपर की तरफ बढ़ेगी, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वही बेटर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जनरल पैटर्न है जो आपको याद करवाया गया। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे तो यहाँ पे साइज इन कम इनटू प्ले, द nucleophile having greater size, larger size will be more polarizable and would become the best nucleophile। ये वही डायग्राम जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट आयोडाइड वाली ज़्यादा स्टेबल, तो वो प्रिवेल करेगी। तो अब अंडरलाइन रीज़न क्या है, आपने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है,
strong base is best nucleophile. But if you are carrying out the reaction in protic solvent and comparing the nucleophile with different sizes, then there would be the role of polarizability. तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो वीक बेसिसिटी का वीक होना वो रोल प्ले नहीं करेगा, वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी रोल प्ले करेगी, और जो आपका वीकेस्ट या स्टेबल बेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए ये दो फैक्टर काफ़ी हैं, इनको आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लॉजिक है कि आयोडाइड क्यों ही प्रोटिक सॉल्वेंट में उसको पर लग जाते हैं और वीक से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जनाब वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट उसके साथ क्या करता है या उसका रोल क्या है। सो वो जो है वो सॉल्वेंट इफेक्ट के अंदर आएगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पे और इवेंचुअली जो है वो SN2 रिएक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। वो उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें।